हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे बेटा आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री तक का जो भी पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया बेटा। आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्लांट ब्रीडिंग, जो हमारा इस यूनिट के अंदर एक बहुत मेन टॉपिक है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। ध्यान से समझना है आपको कि जो हमारे पुराने तरीके चले आ रहे हैं फार्मिंग के, तो वो फार्मिंग के तरीके अगर हम बात करें जैसे कुछ समय पहले की, तो वो बहुत अच्छे नहीं थे। उनसे बहुत ज्यादा यील्ड, पैदावार या बायोमास मतलब मात्रा, अमाउंट प्राप्त नहीं होते थे। तो जैसे जैसे नई टेक्निक्स आई बेटा, जैसे जैसे नई टेक्निक्स में सुधार हुआ है, जैसे हमने बेटर मैनेजमेंट किया है कि भी कैसे हम खेत को जोत सकते हैं, कैसे सीडिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से बेटर मैनेजमेंट तरीके से बेटा अच्छी टेक्निक्स को लाकर हमने प्रति एकड़, आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास धरती का भाग था उसमें प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाई है अच्छी बेटर मैनेजमेंट टेक्निक से। लेकिन वो भी जो पैदावार बढ़ी है वो भी एक लिमिटेड तक बढ़ी है। हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसी टेक्निक आई। बेटर मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई हम जो टेक्निक की सहायता से खेत वगैरह तैयार करते हैं वो, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग ने उस टेक्निक के साथ मिलकर हमारी जो पैदावार थी उसको कई गुना बढ़ाया। नॉर्मली प्लांट ब्रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है बेटा वो क्या है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हमने हमारे देश के अंदर हरित क्रांति के बारे में सुना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है। तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाने में प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। भाई सीधा सा है, प्लांट का मतलब पौधे और ब्रीडिंग का मतलब यहां पर है कि हम पौधे की नई किस्में तैयार करेंगे, ऐसी किस्में जो पहले से ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा पैदावार दे, उसमें बीमारी कम लगे। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ उसकी रख रखाव की जो जरूरतें हैं वो भी कम हो। ठीक है, नॉर्मली इसी प्लांट ब्रीडिंग की सहायता से हमने गेहूं, चावल और मक्के के अंदर, गेहूं, चावल और मक्के के अंदर इस प्लांट ब्रीडिंग की सहायता से ज्यादा पैदावार वाली, बीमारी से लड़ने वाली या बीमार ना होने वाली तथा उनके अंदर भी क्वालिटी अच्छा प्रोडक्ट देने वाली फसलें विकसित की हैं, किस्में तैयार की हैं, जिससे पैदावार बढ़ी है। तो ये हमारे प्लांट ब्रीडिंग के पहले जो पैराग्राफ है उसके अंदर इन बातों के बारे में बताया गया है, जिसको मैंने आपको बारीकी से बताया है। अब हम करेंगे कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग है क्या? प्लांट ब्रीडिंग का जो उद्देश्य है, पर्पस है बेटा, कि हम प्लांट स्पीसीज के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास पौधों की प्रजातियां हैं उनके अंदर हम ऐसी और प्रजातियां विकसित करें, क्रिएट करें जो पहले से बेहतर हो। मान लीजिए कोई वैरायटी आज गेहूं की 1 एकड़ के अंदर 40 मन पैदावार देती है, तो कोशिश की जाएगी कि उसी भूमि में उतनी ही चीज का यूज करते हुए कोई ऐसी वैरायटी विकसित हो जो 60 मन दे। तो ये एक नई क्रिएटिव है, हम कुछ नया बना रहे हैं, पौधे की नई प्रजाति विकसित कर रहे हैं। कैसे विकसित कर रहे हैं वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ऐसी प्रजातियां विकसित कर रहे हैं बेटा जो पैदावार में आसानी से की जा सके, ठीक है, जिनकी पैदावार ज्यादा हो, बीमारी से लड़ने की उनकी क्षमता ज्यादा हो। जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है, कन्वेंशनल होता है पौराणिक, जो चला आ रहा है, कन्वेंशनल पौराणिक, पुराने समय से चले आ रही जो टेक्निक भी पहले कैसे करते थे। तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हमने क्या देखा बेटा कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्लांट ब्रीडिंग है वो बहुत पुरानी है। अगर हम कन्वेंशनल तरीकों को उठाकर देखें भी प्लांट ब्रीडिंग कितनी पुरानी है, तो लगभग हम देखते हैं कि ये तो 9000 से 11000 साल पहले से भी प्लांट ब्रीडिंग चली आ रही है। बहुत सारी हमारी आज की जो फसलें हैं वो पुराने समय में जो जंगली फसलें थी उनके डोमेस्टिकेशन से, उनमें लगातार सुधार करते हुए आज हमने उन फसलों को प्राप्त किया है। कि ज्यादातर जो फसलें आज हम बोते हैं या अब थोड़ा कम कर दिया हमने बोना, तो जो शुरुआत में हम क्या थे, शुरुआत में कुछ जंगली घासें या कुछ जंगली हर्ब्स उनका क्रॉस करके कुछ चीजें विकसित करते लाए।
फिर हमने उसमें सिलेक्शन किया, छटनी की, फिर उसको और बेहतर किया, फिर उसमें ब्रीडिंग की। ऐसे करते करते आज हम बहुत सारी ऐसी फसलें हमने देखी हैं जो पुराने समय से मनुष्य डोमेस्टिकेशन की, उसने उस फसलों को धीरे 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 विकसित करना सीखा, बनाया, पैदा किया, तो वो फसलें आज हमारे पास सुधार के रूप में देखने को मिलती हैं। आज जितनी भी हमारी मेजर फूड क्रॉप्स हैं, जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं बेटा, वो हमने डिराइव की हैं डोमेस्टिकेटेड वैरायटी से, प्राप्त की हैं उन डोमेस्टिकेटेड पालतूकरण वैरायटी से जो हम पुराने समय से चले आ रहे हैं। नॉर्मली जो क्लासिकल तरीका था प्लांट ब्रीडिंग का, क्लासिकल तरीका, उसमें हम क्या करते थे, हाइब्रिडाइजेशन करते थे। भाई हमने दो वैरायटी का क्रॉस कर दिया तो हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, दो अलग अलग वैरायटी ली, एक ही प्रजाति की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग की नहीं, एक ही प्रजाति की अलग अलग वैरायटी ली, उनको क्रॉस किया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, उनका हाइब्रिड बन गया। जो हाइब्रिड बना उसमें फिर हमने छटनी की। छटनी कैसे कि भी इसमें किसके अंदर हाइब्रिड के गुण आए हैं, कौन हाइब्रिड के गुण रखता है, उसको छाटा। छटने के बाद फिर हमने उसमें इनब्रीडिंग की, जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ते हैं कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया लगातार कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशन तक उसमें सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो हम उसकी क्या प्राप्त कर लेंगे, प्योर लाइन प्राप्त कर लेंगे। तो ये तरीका हम अपनाते थे क्लासिकल के अंदर बेटा, ये तरीका हम अपनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद उसे प्योर लाइन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली किन वैरायटी को, उन वैरायटी को जिनके अंदर पैदावार ज्यादा हो, बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, ठीक है बेटा, ऐसे हम चीजें क्रॉस ये कह सकते हो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के अंदर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जेनेटिक्स, जीन का विज्ञान बढ़ा, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी आई, तो उन चीजों ने इस प्लांट ब्रीडिंग को और बढ़ावा दिया, और बेहतर तरीके, विकल्प हमारे पास निकल कर आए। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने एक प्रकार से एक ये लगा लो एक टूल्स के रूप में सहायता की है प्लांट ब्रीडिंग की। अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है कि मान लो आप खुद एक ब्रीडर हो, ब्रीडर मतलब जो ब्रीडिंग करवाता है, तो आप खुद ब्रीडर हो। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। इफ यू आर ए ब्रीडर एंड यू वांट टू गेट ए न्यू वैरायटी, देन व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर यू मस्ट वांट इन योर वैरायटी। कि मान लीजिए आप एक ब्रीडर है और आप चाहते हैं कि आप कोई नई किस्में बनाना चाह रहे हैं, तो किस तरह के गुण आप अपनी किस्मों के अंदर देखना चाहेंगे, कौन से गुण चाहते हैं कि भी आपकी फसल के अंदर आए। तो बेटा ध्यान से समझेंगे पहले कि अगर कोई ब्रीडर है तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि उसकी फसल की पैदावार और उस फसल का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, ये फर्स्ट होगा। फिर सुन लें, यदि कोई ब्रीडर है तो सबसे पहले वो क्या चाहेगा, सबसे पहले चाहेगा कि उसकी फसल की पैदावार और उसके अंदर उस फसल का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई अनाज है, फल है, सब्जी है, जो भी है, उसकी क्वालिटी ज्यादा हो। दूसरे नंबर पे चाहेगा कि उसकी जो वैरायटी है वो एनवायरमेंट में जो तनाव है, स्ट्रेस है, जैसे ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, पानी की कमी है, ये हमने एबायोटिक फैक्टर देखे स्ट्रेस के एनवायरमेंट में, इनसे वो अपना बचाव कर सके। एनवायरमेंटल स्ट्रेस से ज्यादा नमक की मात्रा को सहन कर सके बेटा, सैलिनिटी। इसके अलावा वो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु, ठीक है, कीटाणु, उनसे रेजिस्टेंस हो। इसके अलावा वह कीड़े मकोड़े या पेस्ट से भी अपना बचाव कर सके। तो हमने यहां पर मेन पॉइंट क्या देखा, सबसे पहले ब्रीडर को चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले ब्रीडर चाहेगा कि उसकी फसल के अंदर इंप्रूवमेंट किसमें हो, पैदावार में, क्वालिटी में, पहला पॉइंट। उसके साथ साथ वो क्या चाहेगा, उसके साथ साथ चाहेगा उसकी फसल एनवायरमेंट में जो स्ट्रेस है, ज्यादा नमक की मात्रा, ठीक है, पानी की कमी या ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी, तापमान कह सकते हो आप, इससे उसका बचाव हो। उसके बाद वो क्या चाहेगा, पैथोजन, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई जो भी हैं, उनसे उसका बचाव हो। और उसके बाद क्या रह जाते हैं, इंसेक्ट। इन चीजों से वो अपनी फसल का बचाव कर सके, ऐसी वैरायटी वो बनाना चाहेगा। तो एक ब्रीडर ये चाहता है। अब हमारे पास सबसे मेन चीज चलकर आती है
कि भाई एक नई वैरायटी, एक नई किस्में कैसी बनती हैं, हाउ ए न्यू वैरायटी डेवलप। तो बेटा एक नई वैरायटी कैसे विकसित होती है वो पढ़ना जरूरी है। तो बेटा यहां पर मेरे पास उस नई वैरायटी को बनाने के 5 स्टेप हैं। हर एक स्टेप को मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा। बुक की सहायता से आप इसे समझे, बुक को लेकर बैठे रहें। बुक नहीं है तो पास में ले ले बुक को बेटा, और बार बार इस 5 पॉइंटों को देखें, क्योंकि ये 5 पॉइंट रटने के नहीं है, समझने के हैं, और आप इसे अपने शब्दों में समझकर लिख सकते हैं। हेडिंग यही रख दें। देखिए ध्यान से भी, सबसे पहला पॉइंट है बेटा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है बेटा, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी कहते हैं। मैं हर एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। देखो नाम से जैसे पता चल रहा है, कलेक्शन का मतलब हम इकट्ठा कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी का मतलब है विभिन्न अलग अलग चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। जर्म प्लाज्म का मतलब क्या है इसको भी बताएंगे। इसमें भी इसके आगे क्या शब्द लगा है, कलेक्शन लगा है। पहले देखिए कि भाई मान लीजिए, ठीक है, कि आप, मैं ध्यान से एक एग्जांपल समझा, आप मक्के की कोई नई किस्म बनाना चाहते हैं, मक्के की कोई नई वैरायटी आप विकसित करना चाहते हैं, डेवलप न्यू वैरायटी मक्के की। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से समझना, किसी भी वैरायटी को बनाने का जो मुख्य रास्ता होता है वो होती है जेनेटिक विभिन्नता। क्या आज हमारे देश में जितने भी मक्के की प्रजाति बोई जाती है, मक्के की किस्में बोई जाती हैं, क्या सब एक है? नहीं, वो जेनेटिकली डिफरेंट है। किसी के अंदर कोई गुण अलग है, किसी जीन के कारण किसी के अंदर कोई गुण अलग है। मान लीजिए कोई डिजीज रेजिस्टेंस है तो उसमें कोई पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है। हो सकता है किसी के अंदर उस प्रोडक्ट के, मक्के के दाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो उसमें वो जीन ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब अलग मक्का है, सारी प्रजाति मक्के वाली है, लेकिन सबके अंदर किसी ना किसी जीन के कारण वो डिफरेंट है। तो ये हो गई जेनेटिक वेरिएबिलिटी। हम सब के पास 46 क्रोमोसोम एक सेल में होते हैं, लेकिन क्या हम सब एक जैसे हैं? नहीं, क्योंकि हम सब के अंदर कुछ जेनेटिक विभिन्नता है। कुछ जीन किसके अंदर एक्सप्रेस करेंगे, कुछ के अंदर नहीं कर पाते। इस तरह का एक लोचा है, वही यहां पर लागू हो रहा है कि भाई मक्के की मान लो मैं कोई नई वैरायटी विकसित करना चाहता हूं, तो पहले मैं क्या करूंगा? अभी फिलहाल तक जितने भी पहले सबसे पहले मुझे उस करैक्टर का चयन करना पड़ेगा कि भाई मैं चाहता हूं पैदावार भी बढ़े और प्रोटीन की मात्रा भी बढ़े। तो पैदावार वाली आज तक मक्के की कौन सी वैरायटी बोई जा रही है, किसमें प्रोटीन की मात्रा है, कौन सी नहीं बोई जाती, कौन सी पहले बोई जाती थी, मैं उन सब को इकट्ठा करूंगा। मतलब मैं उन सब का सीड इकट्ठा करूंगा। मान लीजिए पर्टिकुलर सीजन नहीं है तो पर्टिकुलर सीजन होने के बाद करूंगा। इसका मतलब मैं पहले बहुत सारी वैरायटी मक्के की इकट्ठी कर रहा हूं। तो मैं अलग अलग वैरायटी इकट्ठी कर रहा हूं तो सबके पास अलग अलग जीन है, तो मैंने किसका कलेक्शन कर लिया? बहुत सारे अलग अलग जीन का, जीनोम का। इसे क्या कहेंगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या कहेंगे बेटा? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मेरे पास कोई फसल जो पहले वाइल्ड टाइप थी वो बोई जाती है, नहीं बोई जाती है, उससे रिलेटिव कोई है, ठीक है बेटा, मैं उन सब को कैरेक्टर के आधार पर मूल्यांकन करते हुए बेटा मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर चलूंगा। मैं एक फसल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कुछ पर्टिकुलर पर फोकस करके चलूंगा, और वो फोकस लेकर जब मैं चलूंगा तो मैं देखूंगा कि मुझे कौन सी रखनी है और कौन सी हटानी है। तो इस तरीके से पहले मैं जब कलेक्शन करूंगा तो मैं अलग अलग का कलेक्शन कर रहा हूं। तो ये जो टोटल कलेक्शन मेरे पास हो गया, इसमें मेरे पास नेचुरल जीन भी आ गए, ठीक है। उस पॉपुलेशन के अंदर हर तरह के जो भी जीन अवेलेबल थे वो सारे उभर कर मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इन सब का एक कलेक्शन कर रहा हूं। तो जो मैंने अलग अलग जीन इकट्ठे किए, उन जीन्स की जो अलग अलग फॉर्म इकट्ठी की मैंने अलग अलग वैरायटी के अंदर, तो वो एली कहते हैं, जीन की फॉर्म को एली कहते हैं। तो डिफरेंट एली, डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स, इन सब का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाया? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्या कहलाया बेटा? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो सबसे पहले मैंने जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया। दूसरा जो मेरे पास पॉइंट आता है बेटा, जब मैंने जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर दिया है, दैट इज, ये लाइन से क्लियर हो जाएगा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स।
इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ ए पेरेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। भाई अब मैं सबको थोड़ी लूंगा, उनमें से मुझे 2 पेरेंट लेने हैं, जो एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो सबसे पहले इवोल्यूशन, कि मैंने किस कैरेक्टर के आधार पर कौन सा चुनना है उसे मैं चुनूंगा, और उसके साथ साथ मैं उनमें किसको लूंगा, तो पेरेंट्स चूज करने हैं। भले ही बायसेक्सुअल कंडीशन शो करते हो, एक को मुझे मेल लेना पड़ेगा, एक को फीमेल, क्योंकि मैं एक हाइब्रिड बनाने जा रहा हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दूसरे पॉइंट में मैंने क्या किया, मूल्यांकन किया अपने कैरेक्टर के आधार पर। मैं चाहता हूं ज्यादा पैदावार हो, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, तो इसमें से मैं केवल उनको छांटूंगा जो ज्यादा पैदावार रखती हैं, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है। तो ये मैंने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कर लिया। दिस इज पॉइंट बेटा, इसमें केवल इतना ही है। थर्ड जो स्टेप हमारे पास आता है, दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। भाई जो पेरेंट्स मैंने छाटे थे उसमें अब मैं क्या कर दूंगा, उनका क्रॉस कर दूंगा। उन पेरेंट्स का आपस में क्या कर दूंगा बेटा, जो सिलेक्टेड पेरेंट्स थे मेरे पास, सेलेक्ट किए थे, उनको मैं क्या कर दूंगा, उनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन करवाऊंगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है बेटा, इसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैंने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, मैंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाकर उनमें फर्टिलाइजेशन करवा के हाइब्रिड बनाने का काम किया। और बेटा एक चीज ध्यान से सुने, इसमें क्या है कि जो ये क्रॉस पॉलिनेशन वाला है ये बहुत लंबा समय लेता है। जरूरी नहीं है कि आपने एक का पॉलन दूसरे के ऊपर डस्ट किया और फिर वो जीन दोनों आपस में, मतलब वहां पर जेनेटिक मटेरियल मिक्सअप होके और एक हाइब्रिड बना देंगे। बेटा इसमें कई बार, ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर सीजन में ही फ्लावरिंग आएगी, तो एक पर्टिकुलर सीजन में आप क्रॉस कर पाओगे। कई बार क्रॉस की संख्या 1 से 1000 तक चली जाती है और सक्सेस नहीं मिलता। अब ये देखो, पहले 1 से लेकर 1000 क्रॉस, तो कितने सीजन आ गए, ठीक है, और उसमें भी हाइब्रिड प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। और बेटा ये हाइब्रिड बनाने वाला काम बहुत ज्यादा लेबोरियस है, मेहनती है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। कईयों में तो 6-6 साल लग जाते हैं एक वैरायटी को विकसित करने में, क्योंकि हाइब्रिड के गुण दोनों में आने चाहिए, ठीक है, उन दोनों के गुण हाइब्रिड के अंदर आने चाहिए, तब आप उस चीज को सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब तक दोनों के अंदर, देखो मान लीजिए आपने 2 पेरेंट्स को सिलेक्ट किया और आपके पास फिर क्या आएगा, आपके पास तो सीड आएंगे, फिर आप उस सीड को बोओगे, आपने क्रॉस किया, फिर आप उस सीड को बोओगे, बोने के बाद फिर आप उसमें वो रिजल्ट देखोगे कि भाई जो मैं चाहता था वो आया कि नहीं। अगर वो रिजल्ट फ्लावर पे, प्रोडक्ट पे है, या फूड है, या सीरियल्स ग्रेन्स के प्रोडक्ट पे है, तो पूरा सीजन चलेगा। फिर आप उसका मूल्यांकन करोगे, नहीं आया तो फिर करो। इसका मतलब इट विल बी ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये एक लंबा समय लेता है। अगर बेटा हाँ सक्सेस रेट मिलती है, अब अगर मान लो आपको हाइब्रिड मिल जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करोगे भाई, हाइब्रिड को। भाई आप सेलेक्ट किसको करोगे, हाइब्रिड को। हाइब्रिड को सेलेक्ट करने के बाद आप, हाइब्रिड कौन है, जो दोनों के गुण रखता है, इसका मतलब वो रिकम्बिनेंट है। क्या है बेटा, रिकम्बिनेंट, जिसमें दोनों के गुण है और उनसे वो कैसा है, सुपीरियर, तो वो सुपीरियर रिकम्बिनेंट बेहतर है, तभी तो आप उसको चुन रहे हो, तभी तो आप उसको बना रहे हो। तो सुपीरियर रिकम्बिनेंट है, उसको आप छाटोगे, उसकी जांच करोगे, टेस्टिंग करोगे कि उसके अंदर वो चीजें मौजूद है या नहीं है, कि वो सक्सेस है या नहीं है। आप ये कह सकते हो कि इस स्टेप के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हाइब्रिड की जो प्रोजनी में प्राप्त होती है कि उसके अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है या नहीं। सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये किया जाता है। ये जो स्टेप है बेटा, इस स्टेप के अंदर अगर हम पैदावार की बात करें तो सुपीरियर की पैदावार दोनों पेरेंट्स से ज्यादा आनी चाहिए। इसके साथ साथ फिर अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जो हमारा हाइब्रिड है, अब हम उस हाइब्रिड की प्योर लाइन बनाएंगे। और प्योर लाइन बनाने का तरीका है कि जो हाइब्रिड पौधा आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें कई पीढ़ियों तक सेल्फ पॉलिनेशन करवाओ। कई पीढ़ियों तक क्या करवाओ बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन करवाओ। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से उसके अंदर, क्योंकि आप केवल उसी पौधे के फूल का पॉलन ग्रेन उसी पर ही डस्ट कर रहे हो, तो बेटा यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन जो हो रहा है उसमें कैरेक्टर का बंटवारा नहीं हो रहा, कोई नया कैरेक्टर बटकर नहीं जा रहा, सेग्रीगेट नहीं हो रहा, तो कैरेक्टर मेंटेन रहेगा, प्योरिटी बनी रहेगी। इसका मतलब ऐसे हाइब्रिड को जब आप प्योर लाइन में विकसित कर लोगे, तो जब भी आप इसे बोओगे आपको इस हाइब्रिड के अंदर वो जो कैरेक्टर आप चाहते थे वो मिलेंगे ही मिलेंगे, पैदा होने पर प्राप्त होंगे ही होंगे।
अगला आपको क्या करना है, लास्ट जो 5वां स्टेप है कि जो आपकी कल्टीवर है जो आपने प्राप्त की है उसकी जांच करो। उसको पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, सराउंडिंग फील्ड में बोते हैं, सराउंडिंग फील्ड में उसे प्रॉपर खाद पानी देकर उसका सारा डाटा रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे देश के अलग अलग जोन में बोएंगे, ठीक है। और देश के अलग अलग जोन में भी आप ये कह सकते हो कि जहां पर वो बोई जाती है, ठीक है बेटा, वहां पर उसको रिसर्च फील्ड के बाद उसको फॉलो किया जाएगा। कहां पर फॉलो किया जाएगा, रिसर्च फील्ड के बाद उसे बोया जाएगा बेटा देश के अलग अलग हिस्सों में, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और लगभग ये कह सकते हो कि जो फार्मर की फील्ड होती है, किसान के जो खेत होते हैं, वहां पर फार्मर को कहते भी आप बो, हम पैसा देंगे, आप इसका पूरा इस तरीके से ध्यान रखो, इतना पानी दो, इतना खाद दो, और वो भी 3 सीजन तक, मतलब 3 साल तक तो वो बोई जाएगी। फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करेंगे, वहां पर कौन सी वेराइटी है, उससे बेहतर है या नहीं है, उससे अच्छा रिजल्ट है या नहीं, फिर उसकी मार्केट वैल्यू तय करेंगे, कितना पैसे में बेच सकते, किसान कितना अफोर्ड कर सकता है। इस तरीके से एक नई वैरायटी विकसित होकर आती है। तो ये 5 स्टेप है, 5 स्टेप ध्यान से पढ़े, बारी बारी समझे, बड़े आसान से स्टेप है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, पॉइंट अपने ये हेडिंग ध्यान रखें, और इसके बाद आपको अगर बेसिक आ जाता है तो बेटा उससे अच्छी चीजें कोई नहीं है। मार्केटिंग के बाद बेटा है ऐसा है, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, या जो फूड सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, या क्रॉप सिक्योरिटीज नेशनल साइंस कम्युनिटीज हैं, वो इसको सर्टिफाई कर देंगे इस वैरायटी को, ठीक है बेटा। अब हम आगे एक छोटे से पैराग्राफ के रूप में बात करते हैं बेटा कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और 33% भारत की जीडीपी, 33%, ये 5 स्टेप मैंने समझा दिए हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। भारत की जो बेटा ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी है, ग्रोस टोटल जो डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी है, विकास की जो पैदावार है, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, उसका 33%, 33% खेती बाड़ी से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, एग्रीकल्चर से 33%, और भारत की जनसंख्या का 62% हिस्सा, तो भारत तो एक कृषि प्रधान देश हो गया भाई, 65% देश के लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो भारत कैसा हो गया बेटा, कृषि प्रधान देश हो गया। आजादी के बाद हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि भाई हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे, क्योंकि हमारे पास तो भूमि सीमित थी, ठीक है बेटा। लेकिन फिर हमने क्या किया, बहुत सी ऐसी किस्में प्लांट ब्रीडिंग की सहायता से बहुत सी ऐसी किस्में विकसित की, आप ये कह सकते हो जिनकी पैदावार नॉर्मल वैरायटी से कई गुना थी। चावल और गेहूं की बहुत ज्यादा ऐसी किस्में विकसित की बेटा, और ये जो समय था लगभग आप ये कह सकते हो 1960 से लेकर 2004 तक या 2000 तक, ये 40 साल का जो बीच का समय था, ये समय भारत की हरित क्रांति का समय था। 1962 2000 ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति का समय था। इस दौरान हमने चावल और गेहूं की बहुत सी ऐसी वैरायटी विकसित की जो ज्यादा पैदावार देती थी बेटा, ठीक है, और जिनकी पैदावार नॉर्मल वैरायटी से कई गुना ज्यादा थी। आप एक डाटा में पढ़ेंगे, जब व्हीट और राइस का पढ़ेंगे, कि 1960 से 2000 के बीच में 1962 2000 व्हीट की पैदावार हमारी जो बढ़ी, वो कितनी बढ़ी उसको ध्यान देना है। व्हीट की पैदावार 1960 से 2000 के बीच में 11 मिलियन टन से, कि एक साल में 11 मिलियन टन हम करते थे। क्या करते थे एक साल में 11 मिलियन टन, शाबाश भाई, गेहूं करते थे। तो 11 मिलियन टन से कितनी बढ़ गई, 75 मिलियन टन बढ़ी गई इन वैरायटी के कारण, कि एक साल में पहले 11 मिलियन टन होता था, अब 75 मिलियन टन, अब तो 125 मिलियन टन तक जा रहा है बेटा, ठीक है। ऐसी वैरायटी हमने विकसित की। अगर यही डाटा हम चावल का देखें तो चावल की हमने ऐसी किस्में विकसित की कि पहले चावल की पैदावार होती थी 35 मिलियन टन, अब धीरे धीरे बढ़ती हुई वो चली गई है 89 मिलियन टन, 89 बेटा 89, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें 80.5 कह सकते हो बेटा, तो कितना डबल, यहां तो 7 गुना लगभग, और यहां पर लगभग 2 गुना 2.5 गुना, मतलब पैदावार बढ़ी है। 1960 से कब तक बेटा, ये 1960 से लेकर 2000 तक का समय है जिस दौरान ये हुआ, और इसका जो मुख्य श्रेय जाता है वो सेमी ड्वार्फ, सेमी होती ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, एक ये लगा लो बीच के साइज की, जो गेहूं और चावल की वैरायटी थी उसके कारण हुआ।
नोबेल प्राइज विजेता जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग थे बेटा, उन्होंने अपने इंटरनेशनल सेंटर जो कि मैक्सिको में है बेटा, वहां पर उन्होंने गेहूं और मक्के की वैरायटी को इंप्रूव किया, बेहतर किया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी भी विकसित की। 1963 के अंदर बहुत सारी वैरायटी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता रखती थी, जिसकी पैदावार ज्यादा थी, वो भी किसकी बेटा, गेहूं की स्पेशली, वो हमने देश के अलग अलग हिस्सों में बोई 1963 में। और कौन सी बोई बेटा, दो नाम ध्यान रखेंगे, सोनालिका और कल्याण सोना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर से, सोनालिका और कल्याण सोना 1963 के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर गेहूं ज्यादा बोया जाता है, उन हिस्सों में ये दो वैरायटी बोई गई। दोनों की खासियत, बीमारी से लड़ने की क्षमता, इसके साथ साथ पैदावार ज्यादा। इसके बाद हम अगर बात करें बेटा, इसी तरीके से सेमी ड्वार्फ वैरायटी हमने और भी विकसित की बेटा। जैसे एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी चावल की विकसित की हमने बेटा, वो की किससे विकसित की, IR8 से विकसित की। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान देने की बात है। IR8 से हमने सेमी ड्वार्फ वैरायटी विकसित की, किसकी, चावल की विकसित की। और बेटा जो IR8 थी, ये कहां डेवलप की गई, ये डेवलप की गई बेटा IRRI में IR8 बनाया गया। ये था बेटा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में था। इसके साथ साथ हमने दूसरी जो चावल की और सेमी ड्वार्फ वैरायटी विकसित की, वो किससे की, ताइचिंग नेटिव 1 से, ताइचिंग नेटिव 1, इनसे हमने विकसित की है। ये कहां बनी, ये IRRI फिलीपींस में बनी। ताइचिंग नेटिव 1 कहां बनी, शाबाश, ताइचिंग नेटिव 1 कहां बनी होगी, ताइवान में, नाम से है। तो बेटा ये दो वैरायटी से हमने चावल की वैरायटी विकसित की। उसके बाद अगर हम बात करें 1966 के लगभग, इन्हीं वैरायटी के जो डेरिवेटिव थे वो हमने देश के अलग अलग हिस्सों में बेटा पैदा किए। और भी बेहतर सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो भारत के अंदर विकसित की गई चावल की, वो थी जया और रत्ना, जया और रत्ना, ये चावल की हैं। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की हैं। तो बेटा ये डाटा बताता है कि भी हमारे देश में हरित क्रांति को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन का कितना बड़ा महत्व है। इसके बाद हम बात करें बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक चल पड़ता है हमारा शुगर केन का। शुगर केन का टॉपिक चल पड़ता है, गन्ने का। यहां पर केवल दो ही नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है बेटा, 1 और 2। इस दो नाम को आप ध्यान से समझेंगे। साइंटिफिक नेम है बेटा, एक नाम है वो है सैक्रम बारबेरी, सैक्रम बारबेरी, ठीक है बेटा, साइंटिफिक नेम है बारबेरी। कहां का गन्ना है, नॉर्थ इंडिया का। दूसरा है सैक्रम ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, ये कहां का गन्ना है, साउथ इंडिया का। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से क्या देख रहे हैं, सैक्रम बारबेरी नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है। इसमें चीनी की मात्रा कम, लो तो पैदावार, और शुगर अमाउंट भी कैसी, लो। ये इसकी खासियत, मतलब ये करेक्टर ध्यान रखने हैं आपको सैक्रम बारबेरी कि भाई इसके अंदर पुअर शुगर कंटेंट, पैदावार भी कम। साउथ इंडियन जो गन्ना है सैक्रम ऑफिसिनेरम बेटा, इसके पास मोटा तना, थिक स्टेम, तो हाई कंटेंट हो गया, सीधी सी बात है, पैदावार ज्यादा, और शुगर की मात्रा भी क्या, ज्यादा। लेकिन इसमें कमी क्या कि साउथ इंडियन वाला नॉर्थ इंडिया में पैदा किया नहीं जा सकता, ये इस कंडीशन में पैदा नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, सिंपल सा दोनों को क्रॉस करवा दिया, हाइब्रिड बना दिया। अब हाइब्रिड जो पैदा होगा उसके अंदर थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया में भी पैदा हो सकता है। ये इसका टोटल कंसेप्ट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आता। इन्हीं चीजों पर आपको ध्यान रखना है कि जो दो स्पीसीज सक्सेसफुली क्रॉस की गई, उससे जो वैरायटी प्राप्त हुई उसमें पैदावार ज्यादा, थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट, और वो बड़ी आसानी से नॉर्थ इंडिया में पैदा हो सकता है। इसी तरीके से हम आते हैं माइलेट्स पे। माइलेट्स को वैसे बेटा हम देसी भाषा में बाजरा कह देते हैं, लेकिन इसमें ज्वार, बाजरा, ये इसके साथ साथ मक्का भी आता है। तो हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड बाजरा और हाइब्रिड ज्वार बेटा हमने जो है वो विकसित की भारत के अंदर ही। और हाइब्रिड के अंदर हमने क्या कोशिश की कि ये जो माइलेट्स की वैरायटी थी, इनके अंदर
जो बेहतर गुण क्या है कि ये कम पानी में पैदावार दे, मतलब वाटर स्ट्रेस को या पानी की कमी को, ड्राउट को ये आसानी से सहन करे सकें। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमने जो हाइब्रिड माइलेट्स में ज्वार, बाजरा और जो मक्का तैयार किया उसके अंदर रेजिस्टेंस टू क्या थी, वाटर स्ट्रेस थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी को सहन कर जाएंगे तो पैदावार भी क्या होगी, ज्यादा। तो बेटा यहां तक आपको कंप्लीट टॉपिक तैयार करना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। किसी तरह का कोई डाउट किसी टॉपिक में आए, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, पूछें, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खुश रहें बेटा, स्वस्थ रहें, ठीक है, और अपने टॉपिक को तैयार करते रहें।